वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एबी क्लासेस। एबी क्लासेस नीट 2021 के लिए आप सभी को प्रिपेयर कर रही है एक क्रैश कोर्स रन करके, जिसमें सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सो एज यू कैन अपेयर इन 2021 एग्जाम ऑफ नीट। वो जब भी कंडक्ट होने वाला है वो डोंट नो, पर हम अपनी प्रिपरेशन को तो स्पीड में रखेंगे ना। सो हम एक नया कोर्स अब लॉन्च कर रहे हैं। मैं प्रीवियसली आपको बॉटनी पढ़ा रही थी बायोलॉजी में, और अभी भी वो लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे अपनी स्पीड से। इसी के साथ आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें मेल आए थे कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्विक रिवीजन चाहते हो, तो हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है। सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, उनके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर कवर कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसमें हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो नीट में आ रखे हैं 2015 से 2020 तक। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे, इसके साथ टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आए। इसे करने के लिए एक पेंसिल या पेन और एक पेपर लेके बैठना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आई थिंक 2015 नीट के पार्ट से है। सो क्वेश्चन क्या था, Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into duodenum? ये पूछ रहे हैं कि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट नाम की कोई डक्ट है बॉडी में, वो ओपन होती है डोडेनम के अंदर। ठीक है, कोई एक डक्ट है जो ओपन होती है किसी और स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस ओपनिंग को कोई रोकता है। जो चीज़ इसे रोक रही है ना, उसका नाम पूछ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डायरेक्ट। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हिपैटोपैनक्रियाटिक वर्ड का क्या मतलब है और डिओडिनम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपको डायग्राम भी याद है, सो यू विल रिमेंबर कि हिपैटो का मतलब होता है लिवर, समथिंग रिलेटेड टू लिवर, एंड पैनक्रियाटिक का मतलब समथिंग रिलेटेड टू पैनक्रियास, राइट। और ये डक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वो वाली डक्ट बोल रहे हैं जिसमें पैनक्रियास और लिवर दोनों का कोई पार्ट था। अभी हम समझेंगे इसे। और ड्योडिनम क्या है, अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे ड्योडिनम कहते हैं। ठीक है, ड्योडिनम या डोडिनम, कोई भी प्रोनाउंसिएशन रख लो। सो ये है आपके चार ऑप्शन, सेमिल्यूनर वाल्व, इलियोसाइकल वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर टिक करो, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन देती हूँ। शॉर्ट में करना है, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, बहुत शॉर्ट में करना है, तो कॉपी पेन लेके बैठना। रिवीजन है ये, क्वेश्चन तभी करते हो ना जब पढ़ के आए हो, रिवाइज कर दो तुम। स्टमक है ये, ठीक है। दो स्पिंचर आते हैं इसमें। स्पिंचर का मतलब है वो वाला रीजन जहाँ पे मसल्स बहुत टाइटली एज ए रबर बैंड ऐसे टाइट स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, जो जहाँ से स्टमक ओपन हो रही है, इसोफेगस जिसमें ओपन हो रहा है, वो होती है कार्डियक स्पिंचर और गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर। कार्डियक क्यों, क्योंकि दिल के पास होता है, पहला नाम। दूसरा नाम है जहाँ पे स्टमक खत्म हो रही है और इंटेस्टाइन में खुल रही है, वहाँ पर भी एक स्पिंचर है, इसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर। क्यों है अभी बताती हूँ। दो स्पिंचर के नाम तुम्हें याद होंगे, राइट। देखो, स्टमक को डिवाइड कर रखा है रीजन में, जो दिल के पास वाले रीजन है ना, बिल्कुल स्पिंचर के नीचे, उसको कहते हैं कार्डिया। जैसे बल्ली से बना है ना, इसको कहते हैं फंडस। बाकी की सारी बॉडी, एंड वाला रीजन है पाइलोरिक। ठीक है, एंड वाला रीजन का नाम है पाइलोरिक, यहाँ पे पड़ा है स्पिंचर, तो इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। क्लियर। अब इस वाले रीजन को मान लो, स्टमक का कोई भी रीजन मैं मैग्नीफाई करके देखूँ तो कुछ ऐसे दिखेंगे। अंदर डिप्रेशन बनी हुई है, उस डिप्रेशन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, सेल्स जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तीन तरीके के हैं ये, बड़े वाले, छोटे और एक छोटे से। ठीक है, तो मेरी याद करने का तरीका है ये। तीन तरीके के सेल हैं, ऑक्जेंटिक और पेरिएटल सेल। पेरिएटल सेल, दूसरे हैं चीफ और पेप्टिक सेल, और तीसरे हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स हमेशा म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इनका काम है म्यूकस सिक्रीशन का। म्यूकस क्या करेगा, इसकी पूरी लाइनिंग को कवर कर देता है और खाने के पार्टिकल को साथ में जोड़ता भी है। अब आते हैं दोनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, पेरिएटल एंड पेप्टिक। कैसे याद करोगे, पेरिएटल में सिंगल पी आता है और पेप्टिक में दो पी आते हैं। तो फादर जो होता है फैमिली में मोस्टली थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, हम ऐसे इस तरीके से इसको याद करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पेरिएटल मुझे पापा से याद है, पेरिएटल से पापा। ऑक्जेंटिक अलग ही टाइप किया, ये बिल्कुल स्पेशल वाले सेल्स। ये क्या सीक्रेट करते हैं, HCl। तो सिंगल पी वाला HCl सीक्रेट करता है, डबल पी वाला प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सीक्रेट करता है, मुझे ऐसे याद है। तो सिंगल पी वाला HCl सीक्रेट करता है, इसी को ऑक्जेंटिक कहते हैं, स्पेशल सेल्स है ये। और एक और चीज सीक्रेट करता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl क्या करता है, pH को लो कर देता है
ताकि आगे किसी इस एंजाइम्स में मदद होती है। छोड़ो, बस इतना याद रखना, पीएच को लो कर देता है स्टमक के, ठीक है। खाने की ब्रेकडाउन में भी ऑब्वियसली मदद करता है। कासल इंटेंसिटी फैक्टर क्या करता है, आयरन को हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो खाने के अंदर जो आयरन है ना, उसको Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में चेंज कर देता है। चीफ पेप्टिक, चीफ सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं, 2P वाले, जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में काम करेंगे। तो पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो पेप्टिक सेल सिक्रीट करते हैं। इसके ऊपर HCl आके एक्ट करता है और इसको पेप्सिन में चेंज कर देता है, और पेप्सिन आगे प्रोटीन को तोड़ते हैं, ठीक है। रेनिन, डबल N वाला रेनिन, बच्चों के दूध में कैसिन, बच्चे के स्टमक में जब मिल्क जाता है तो उसमें कैसिन होता है, तो मिल्क प्रोटीन को तोड़ने के लिए रेनिन यूज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, लिपिड की जो ब्रेकडाउन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज वो करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई, अब इस पर क्वेश्चन। सो नाउ वी कैन डिसाइड विच इज द करेक्ट आंसर। सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती है, ये होती है हार्ट में प्रेजेंट, हार्ट में पड़ती है ये, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है इलियोसेकल वॉल्व, राइट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, लेकिन इसका हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट और डोडेनम के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ये अलग ही वॉल्व है। तो ये जो स्ट्रक्चर आगे लिखा होता है ना वॉल्व के आगे, जैसे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या इलियोसेकल वॉल्व, ये रिप्रेजेंट करती है उस स्ट्रक्चर को जहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ये भी प्रेजेंट नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। फिर आता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। नाउ पाइलोरिक स्टमक का एंड वाला पार्ट होता है, तो एंड वाला पार्ट जो स्टमक का है, जो ड्यूडेनम में आगे जाके खुलेगा, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो अगर ये पूछ रहे होते हैं कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच वाला पार्ट कौन सा है जो उनकी ओपनिंग को मेंटेन करता है, तो ये आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है ड्यूडेनम में, उसकी ओपनिंग को कौन रोकता है, तो आंसर है स्पिंक्टर ऑफ ऑडम। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होता है तो वो कौन से सेल्स या कौन से स्ट्रक्चर्स है जो सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड से उनका मतलब है HCl, क्योंकि ये एक ही एसिड है ना जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है और स्टमक के अंदर होता है। तो ऑप्शन है आपके गैस्ट्रीन सिक्रीटिंग सेल्स, पेरिएटल सेल्स, पेप्टिक सेल एंड एसिडिक सेल्स। ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसके, क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड क्यों, क्योंकि पेरिएटल सेल और पेप्टिक सेल्स के बीच में आधे से ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पता चलेगा। गैस्ट्रीन सिक्रीटिंग सेल बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक वर्ड से मिल रहा है, तो ये भी एक तरह से सही आंसर लगता है। और एसिडिक सेल बहुत ही डायरेक्ट आंसर है ना, कि एसिड सिक्रीट कर रहे तो हो सकता है एसिडिक सेल हो, तो उनको इसमें कन्फ्यूजन होगी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है इस चैप्टर में। और स्टमक के अंदर आपको पेरिएटल और पेप्टिक के बीच में फ़र्क होना है, पता होना है। गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल नामक चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ी स्टमक के अंदर, ये नहीं हो सकता। एसिडिक सेल भी नहीं पढ़े, ये वर्ड भी नहीं पढ़ा ना हमने, ये भी नहीं हो सकता। बचा पेरिएटल एंड पेप्टिक सेल्स। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा, पेरिएटल हमने याद किया है कैसे, पेरेंट से, पेप्टिक नहीं, 2P नहीं, सिंगल P, सिंगल पापा। तो पेरिएटल सेल्स वो होते हैं जो HCl सिक्रेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर पेरिएटल सेल का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने अभी बताया था, अगर वो इस ऑप्शन में होता तो फिर वो करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है दूसरे नाम के साथ। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का बहुत ही इनडायरेक्ट ऑप्शन से, सो ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, इसे करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अब क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है या सो the enzyme that is not present in succus entericus। सी, जब भी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाए नॉट या इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड को हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर कोई पेपर ऑनलाइन है तो हमेशा आपको कोई रफ शीट दी जाती है, तो वो क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो ये है, तो आप अपनी रफ शीट में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 नॉट, कि भाई इसमें नॉट पूछा है, ताकि फाइनल आंसर टिक करने से पहले आप चेक कर लो कि नॉट लिखना है। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है, आंसर भी पता है आपको, आप अपनी तरफ से सही करके आते हो, लेकिन उसने पूछा नॉट होता है कि गलत आंसर बताना है और आप सही वाला टिक कर देते हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है वो वाला कौन सा एंजाइम है जो सकस इंटेरिकस में नहीं प्रेजेंट। तो जिन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी है उन्हें पता होगा, सकस इंटेरिकस हम उसको कहते हैं जो इंटेस्टाइन का अपना जूस होता है, इंटेस्टाइन का अपना एक सिक्रीशन होती है, ठीक है, उसको सकस इंटेरिकस कहते हैं। और कौन से इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं लाइपेसिस, माइल्टेसिस, न्यूक्लियसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस।
बहुत ही क्लोज है, स्पेशली ये दोनों। ठीक है, तो अगर आपको इसे समझने के लिए चलो थोड़ा सा इंटेस्टाइन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे। रूल आपको पता है, वीडियो को पॉज करना है, आंसर टिक करना है और उसके बाद समझना है। ओके, तो चलो क्विकली। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्टमक जिसमें खुलता है वो ड्यूडेनम है। नहीं समझ में आ रहा तो एनसीईआरटी के डायग्राम अपने सामने रखो, दिख जाएगा उसमें। ठीक है, क्विक रिवीजन है ना ये, इसलिए स्टमक के अंदर देखोगे, खोल दो, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखोगे, डायसेक्ट कर दो उसको, अंदर देखो, ऐसे ऐसे कॉन्वोल्यूशंस दिखेगी तुम्हें। क्या नाम है इनका? विलाई नहीं होती है, इनका नाम होता है प्लेसी सर्कुलरिस। ठीक है, इसके ऊपर छोटी छोटी म्यूकस लेयर की ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनका नाम होता है विलाई, और विलाई के ऊपर और मॉडिफिकेशन होती है, उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में इनका रोल है, अभी यहाँ नहीं करेंगे। अब जो तुम्हें याद करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी गिरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर की सिक्रीशन भी गिरी, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, बाइल में कभी भी कोई इंजाइम नहीं होता है, दोनों गिरी, सारी की सारी आके गिरी ड्यूडेनम वाले रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के। और किसने उसको गार्ड कर रखा था? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इतना क्लियर है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी भी खुद की सिक्रीशन होती है, वो इसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अपनी सिक्रीशन कौन से ग्लैंड उसके सिक्रीट करते हैं? तो ये देखो, दो प्लेकी सर्कुलरिस के बीच में बने होते हैं ग्लैंड्स, सारी जगह ये ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का नाम है क्रिप्स ऑफ लेबरक्रू। कंफ्यूज मत हो ना, अभी पिछले वाला देख लो जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, इस वाले में कंफ्यूज मत होना उसके साथ। ठीक है, लैंगरहन अलग है, ये वाला अलग है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड, साइंटिफिक नेम है उनका। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन, जूसेस, और उसको कहते हैं सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस में क्या होते हैं? एंजाइम्स ही तो होते हैं ना। देखो, स्टमक के अंदर सबसे पहले मुंह में खाना आया, सेलिवरी माइरस ने उसको तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, बाकी कुछ नहीं किया। खाना गया स्टमक में, उसके ऊपर कुछ कुछ एंजाइम्स ने एक्शन करके उसको और तोड़ दिया। फिर खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर और पैनक्रियाज की सिक्रीशन ने उसको धीरे धीरे तोड़ दिया। अब खाना जो टूटेगा, लास्ट स्टेप जो करते हैं वो होते हैं सकस इंटेरिकस, यानी कि इंटेस्टाइन की खुद की सिक्रीशन फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड को और तोड़ देगी। ठीक है, इसके बाद बस ये सीधे एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो क्या क्या एंजाइम्स होते हैं सकस इंटेरिकस के अंदर? मेल्टेज, शुगर को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को सुक्रेसिस, लैक्टेसिस, मिल्क प्रोटीन को तोड़ेंगे, लाइपेसिस, लिपिड को तोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइडेसिस। न्यूक्लियोसाइडेसिस वही डीएनए आरएनए को और छोटे 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 में तोड़कर छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना देंगे। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और चीज़, जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी तुमने अभी तक ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, स्टमक में या इंटेस्टाइन में या कहीं भी, वो सबके सब म्यूकस से डिराइव होते हैं। मतलब म्यूकस की लेयर तक अंदर डिप्रेशन में होते हैं। सिर्फ ब्रूनर ग्लैंड होता है जो सब म्यूकस की लेयर तक भी जाता है। ठीक है, लेयर होती है ना म्यूकस, सब म्यूकोसा एंड ओब्लिक एंड ये सब आपने पढ़ी होगी लेयर, आई होप। अगर नहीं पढ़ी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक 15 मिनट्स की वीडियो बना दूंगी। तो ब्रूनर ग्लैंड एक लोता ग्लैंड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा की लेयर तक जाता है। और ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है ये भी, जिसका काम क्या होता है? पीएच को थोड़ा डिक्रीज कर देना, क्योंकि स्टमक से जो खाना आता है, चाइन जिसको हम कहते हैं, वो एसिडिक होता है, HCl उसमें मिक्स होता है, तो उसको बेसिक करना होता है। तो पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी उसको थोड़ा बेसिक करती है, और इसको ब्रूनर ग्लैंड की सिक्रीशन भी उसको थोड़ा बेसिक करती है। ठीक है, दिस इज ऑल। सो नाउ वी नो दैट लाइपेसिस यानी लाइपेज की जो मेजर वो होगी, ब्रेक डाउन होगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली है। ठीक है, लिपिड वगैरह की, तो लाइपेसिस तो प्रेजेंट होता है। माल्टेसिस जो कार्बोहाइड्रेट की बची हुई डाइजेशन थी वो भी यहाँ पर होती है, ये भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कहीं पे भी न्यूक्लियसिस का जिक्र था, नहीं था ना, तो जो प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियोसाइडेसिस होते हैं। तो तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, हमें बताना है नॉट कौन सा प्रेजेंट नहीं है सर्कस इंटेरिकस में, तो आंसर विल बी न्यूक्लियसिस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन होता स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें से कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर्कस इंटेरिकस की सिक्रीशन कौन सी नहीं है। सर्कस इंटेरिकस की सिक्रीशन में न्यूक्लियसिस नहीं आता, क्योंकि न्यूक्लियसिस एक एंजाइम है जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये चारों प्रेजेंट होते हैं, पर ये तीनों इंटेस्टाइन की खुद की सिक्रीशन है, और ये थर्ड वाला ऑप्शन है जो पैनक्रियाज की सिक्रीशन है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी। ये दो चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन बना है। देखो कैसे,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। गैस्ट्रिक सेल्स का मतलब है स्टमक के सेल्स, ठीक है, तो हमें स्टमक के सेल्स पता होने चाहिए। और दूसरा ये बोल रहा है कि वो मदद करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन है इनमें से कौन से गैस्ट्रिक सेल्स हैं, मतलब एक गैस्ट्रिक यानी कि हमारे स्टमक के अंदर के सारे सेल्स हैं, इनमें से वो कौन से सेल्स हैं, इनमें से वो कौन सा एक सेल है जो मदद करेगा एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस आएगा कार्डियक वाले चैप्टर में, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रो मतलब बताता है हमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एंड पोइसिस का मतलब हमारे पास होता है सिंथेसिस। तो आरबीसी की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसका साइंटिफिक वर्ड है एरिथ्रोपोइसिस। तो स्टमक का कोई सेल है जो इसमें मदद करता है, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और आयरन होता है, तो तुमको ये याद रखना है आयरन, हीमोग्लोबिन सब कुछ आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी ऐसे याद कर लो, ओके। अब जो खाना हम कंज्यूम करते हैं उसमें जो भी आयरन की फॉर्म होती है उसी फॉर्म में हमारी बॉडी आयरन को यूज़ नहीं कर सकती है। तो आयरन की जो फॉर्म हमारे पास आती है वो होती है Fe3 पॉजिटिव, उसको चेंज करा जाता है Fe2 पॉजिटिव में, कहाँ पर, हमारे स्टमक के अंदर। और ये वाली फिर आगे कंज्यूम हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर चली जाती है और फिर वो जाती है एरिथ्रोपोइसिस में मदद करती है। सो ये जो मैजिकल प्रोसेस है ये कौन सा एंजाइम करता है, ये कौन सा वाला सेल इसमें पार्टिसिपेट करता है, अगर हमें पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखो सारे सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स का मेन काम है म्यूकस सिक्रीट करना, म्यूकस सेल्स गॉबलेट सेल्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। चीफ सेल और पेरिएटल सेल्स का इशू है, इनमें से कौन सा होता है, तो तुमको याद रखना है पीबी वाले दो थे ना, पेप्टिक सेल और पेरिएटल सेल। तो ये पेरिएटल सेल लिखा है यानी कि चीफ सेल ही है जो पेप्टिक सेल भी कहलाते हैं। तो HCl कौन सिक्रीट करता था, पी, सिंगल पी वाला, ठीक है। तो ये HCl जो सिक्रीट करता था इसके साथ एक और चीज सिक्रीट करता था ना, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। वो जो फैक्टर था ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस रिएक्शन के लिए। तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, वो Fe3 पॉजिटिव को चेंज करता है Fe2 पॉजिटिव में, जो कि आयरन की एब्जॉर्बेबल फॉर्म है हमारी बॉडी में। तो ये आयरन फिर जाता है आरबीसी के पास, ये आयरन जाता है आरबीसी की जहाँ सिंथेसिस होती है और फिर आरबीसी के न्यू स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्या फंक्शन है, किस तरीके से होते हैं, ये सब कार्डियक में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका आंसर होगा पेरिएटल सेल्स। तो तुम्हें अगर ये पता होता कि पेरिएटल सेल्स क्या है, वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, और उसके ऊपर एक एक लाइन भी पता होती कि HCl का क्या फंक्शन है और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में कैसे लग रहा है, लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही दिक्कत वाला होगा। एक थ्योरी है, हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन की बहुत लेंथ होती है ना वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आंसर एक्चुअल में उस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, बिल्कुल डायरेक्ट होता है, आपको ढूंढना होता है बस। तो जितना क्वेश्चन लेंथी है मतलब वो उतना ही ईजी है, ओके। क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to a play school and passes through the dental checkup। एक बच्चा है, उसकी एज है 2 years, ठीक है, और वो कहाँ है, प्ले स्कूल में था और वो डेंटल चेकअप के लिए गया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व द बॉय हैड 20 teeth। बच्चे के पास 20 दांत है। विच टीथ वर एब्सेंट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन से दांत एब्सेंट है, तो आपको इसके लिए डेंटिशियन पता होनी चाहिए। ह्यूमन डेंटिशियन पता है ना, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, रट्टे वाला क्वेश्चन था ये, बहुत डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ऑप्शन है हमारे पास इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आओ इसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या आंसर है, और अगर आपको पता है तो उसको टिक करके रख लो। इधर तुम्हारे दांतों का हाल इज योर डेंटिशियन। डेंटिशियन मतलब तुम्हारे दांतों के बारे में पूछ रहे हो। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। पहले 4 दांत, सिर्फ नीचे वाला अपना गम देख लो, ठीक है। नीचे वाले में पहले 4 दांत 1 2 3 4, इनको कहते हैं इंसीजर्स। ये तीखे तीखे से दांत जो नीचे होते हैं इनको कहते हैं कैनाइन्स, ठीक है। इसके बाद ये तो 2 दांत आ रहे हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे अगर तुम जीभ फैलाओगे ना तो टेढ़े मेढ़े से ऐसे ऊपर खापड़ पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कस्प। और ये दोनों को हम क्या कहते हैं, प्री मोलर्स। पहले आते हैं मोलर से, प्री मोलर्स 2 है ये, और इसके बाद 3 साथ ही साथ में आएंगे जिनको कहेंगे मोलर्स। इसमें पहले 2 को तो मोलर्स कहते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं हम लास्ट मोलर। इंग्लिश ही होगी ना, कुछ अलग बात तो मैंने कही नहीं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इतनी बात क्लियर है।
देखने में सब अलग अलग है, देखने में सब अलग अलग है ना। इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये तीखा सा है, ये थोड़ा चौड़ा है, ये ऐसे गोल नहीं होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी बाकियों से तो डिफरेंट है, तो देखने में डिफरेंट है। तो एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, हर दांत थोड़ा थोड़ा देखने में एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए वर्ड आता है हेट्रोडोंट। डोंट का मतलब होता है तीख, हेट्रो मतलब अलग अलग, दो से ज़्यादा वेराइटी है हमारे पास, ठीक है। तो दांत 4 तरीके के होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं हेट्रोडोंट। अगला आता है, एक दांत को यहाँ निकालो, इसको निकाल लिया, मैंने निकाल लिया, ये है हमारी गम, मसूड़े। इसके अंदर हमारे दांत पूरे धसे हुए होते हैं, थिक, इतने अच्छे से धसे हुए होते हैं कि तुम उसको हिला नहीं पाते, बहुत ही थिक कनेक्शन है ये। तो थिक से हमें याद रखना है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि दांत जुबाड़े में बिल्कुल घुसे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी डेंटिशन है थीकोडोंट, सारे दांत जुबाड़े के अंदर होते हैं, कोई बाहर टहल नहीं रहा होता। अगला है हमारे पास डाइफाइडोंट। होते हैं ना, बचपन में दांत आते हैं, फिर दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर बड़े वाले दांत आते हैं, तो जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए डाई का मतलब है 2, तो 2 बार हमारे मुंह में दांत आते हैं ना, पहले मिल्क टीथ, उसके बाद हमारे अडल्ट टीथ, इसलिए वर्ड आता है डाइफाइडोंट। इन तीनों का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो तुम्हें यहाँ याद रखनी होगी, ये बच्चों के बारे में। जब हम छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब हमारे पास मिल्क टीथ थे, ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके के दांत नहीं हुआ करते थे। कौन से? पहला है प्रीमोलर्स, तो ये प्रीमोलर्स है ना, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनमें नहीं आता, तो मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ये गैप उनमें हमेशा रहेगा, तो प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। और लास्ट मोलर तो तुम्हारे 22 की एज तक नहीं आते हैं, है ना। तो ये वाले दांत बचे, बस इतने होते हैं बच्चे में दांत, चाइल्ड में, ठीक है। तो प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट होता है किसमें? छोटे बच्चों में, ठीक है, यानी कि मिल्क टीथ में नहीं होते। तो हम कह सकते हैं ये वाले टीथ मिल्क टीथ नहीं होते, यानी कि अडल्ट होने के बाद ही हमारे मुंह में आए हैं ना, तो एक बार आए हैं, तो हेट्रोवर्ड यहाँ नहीं आएगा। तो हम इसके लिए स्पेसिफिकली कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए कि हमारे डेंटिशन में ऐसे कौन से वाले टीथ है जो लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, वो पहले कभी नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार आएंगे जब हम अडल्ट होंगे, वो वाले टीथ है प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर। और इनके लिए वर्ड यूज होता है मोलर, इनके लिए वर्ड यूज होता है मोनोफाइडोंट, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि हमारी डेंटिशन हेट्रोडोंट ही है। मोनोफाइडोंट सिर्फ 2 टीथ है, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर, जो हमारी जिंदगी में बस एक बार आते हैं। अब बस लास्ट चीज समझ लो, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए मुझे दोबारा बनाना पड़ जाएगा। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? दांतों का फॉर्मूला है एक तरीके से, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसकी स्टडी में, आगे के प्रोसेस में, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला सिंपली समझ लेते हैं। आपके नीचे वाला जो है ये मैंने बनाया ऐसे ही सेम, ऊपर वाला जो है बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम देते होंगे, इंसीजर्स के ऊपर इंसीजर दिखाई देंगे, कैनाइन्स के ऊपर कैनाइन्स होंगी। तो हम नीचे वाले जॉ को या कोई ऊपर वाले जॉ को हाफ में काट लेते हैं, हाफ में काट लें, ठीक है, हाफ में काट लिया। अब बस इतने हिस्से को देखो, कितने इंसीजर्स हैं? 1 2, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन है, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स है, 2 मतलब प्रीमोलर्स, और 3 मोलर्स है, तो 3 मोलर्स। तो 2 1 2 3 रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 ऑफ आवर टीथ। हटा दो इसके नीचे वाला 2 1 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर देते होते हैं, ठीक है। तो 2 1 2 3 कितना निकलेगा? अगर तुम इसका टोटल करके निकलोगे, नीचे और ऊपर वाले दांत को मिलाओगे, तो टोटल टीथ आपके निकलेंगे 32। ये अडल्ट ह्यूमन की डेंटिशन है। हो सकता है आप में से किसी के अभी तक ग्लास मोलर्स ना आ रखे हो, लेकिन 32 हमारे अडल्ट की डेंटिशन होती है। बच्चे में क्या एब्सेंट था? इंसीजर थे, कैनाइन्स थे, प्रीमोलर्स नहीं थे ना, इसलिए यहाँ पर 2 आता है। और मोलर सिर्फ 2 होते हैं ना, लास्ट वाले नहीं होते, इसलिए यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। तो 2102 2102 ये डेंटिशन हो जाती है बच्चों के। टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 20 आएंगे, आई थिंक 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, 20 हो गए, ठीक है। बस इतनी सीधी डेंटिशन। अब इससे रिलेटेड आई थिंक 2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, अभी 5 साल के गैप में आ चुके हैं, मतलब 5 साल की ड्यूरेशन में 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इसके ऊपर आ चुके हैं। ये बहुत सिंपल है, चलो अब इसको क्वेश्चन करके देखते। तो देखा, इसका आंसर बहुत सिंपली इंसीजर और कैनाइन्स तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चे में प्रेजेंट होते हैं, राइट, फिर ये टूट के नए आते हैं। अब बचा प्री मोलर एंड मोलर। मोलर में अगर यहाँ लिखा होता लास्ट मोलर तो हम मानते, क्योंकि मोलर तो कितने हैं अपने पास? 3 है ना, तो सिर्फ लास्ट वाला होता है एक, जो बच्चों में नहीं होता, बाकी तो होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा सिर्फ प्री मोलर। सो आंसर होगा इसका 3 प्री मोलर्स, ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। दोबारा दांतों पे आते हैं। दांतों पे दूसरा क्वेश्चन है ये।
इन ह्यूमन डेंटिशन इज, ओहो सीधा क्वेश्चन, क्या पता होनी चाहिए थी, टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज डेंटिशन में पढ़नी ही टर्मिनोलॉजीज थी ना, और डेंटल फॉर्मूला था और टंग के ऊपर के पैपिला है, बचे क्या था उसके अंदर, तो टंग थी, टीथ के अंदर डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए था और तुम्हें डेंटिशन की टर्मिनोलॉजीज। आओ प्लूरोडोंट, बेटा इसको गांठ मार लो, ये होते हैं रेप्टाइल्स में, अभी इतना याद रख लो, बाकी का बाद में बताऊंगी। प्लूरोडोंट होते हैं रेप्टाइल्स में, अप्पा सांप नहीं है, हमसे पूछा है ह्यूमन, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। थीकोडोंट, दांत पूरे जबाड़े के अंदर है, गम्स के बिल्कुल अंदर फंसा हुआ है, हाँ ये हब्बे हैं। डेफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट, डेफिडोंट का मतलब था दो बार आते हैं ना जिंदगी में दांत, दूध वाले दांत और पक्के वाले दांत, हाँ भाई ये भी है। हेट्रोडोंट, अलग अलग तरीके के तीत हमारे, अलग अलग दिखते हैं, एक जैसे तो नहीं है सारे के सारे, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी दूसरा देख लेते हैं। थीकोडोंट हाँ, डेफिडोंट हाँ, होमोडोंट, हमारे दांत एक जैसे दिखते हैं, वो तो शार्क के दिखते हैं, शार्क थोड़ी ना है, तो ये तो नहीं है। प्लूरोडोंट, अरे रेप्टाइल्स का बिल्कुल नहीं है, तो आंसर हो गया सेकंड। अब प्लूरोडोंट क्या होता है, प्लूरोडोंट का मतलब होता है जो मसूड़ा होता है ना गम, गम के कॉर्नर पे दांत लगा होता है, तो रेप्टाइल्स के केस में जो उनकी गम होती है ना, जो नीचे वाला रीजन होता है, इसके एक कॉर्नर पे तीत लगा होता है, हमारे केस में तो पूरा अंदर एम्बेडेड होता है ना, लेकिन इनके केस में कॉर्नर में लगा होता है, ठीक है, तो कॉर्नर में लगने की वजह से उसका नाम होता है प्लूरोडोंट। ओके, तो हम में नहीं है रेप्टाइल्स में, तो ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए थी, अगर अभी भी नहीं पता टर्मिनोलॉजी लिखो, उसके सामने उसकी डेफिनेशन लिखो, नहीं भूलोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम सोच रहे हो कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, देखो 2015 से लेकर 2020 तक के जितने नीट में डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया ना, वो सारे के सारे मैं कवर करूँ, ठीक है, तो ऑर्डर की परवाह मत करो, सब नीट के क्वेश्चन हैं। सुनो, which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सही तरीके से बता रहा है पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन। और ये मेरा मार्कर खत्म हो गया, ओके वेट। सो पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन, देखो जब ऐसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्वेश्चन बहुत है, गैस्ट्रिक जूस की कॉम्पोजिशन, पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन और इंटेस्टिनल जूस की कॉम्पोजिशन, और स्पेसिफिकली इन सब के पैनक्रियाट की कॉम्पोजिशन, ये 3-4 कॉम्पोजिशंस को ना लिख लो और इनको ऐसे एज इट इज़ याद कर लो। तो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है ना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनसे भिड़ने से पहले पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन साइड में लिख लो, तुम्हें 15 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे लिखने में, अगर तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तब तक, अगर अच्छे से चैप्टर को एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो तुम्हें याद होना स्टार्ट होगा, और तीसरी बार उसको लिख के देख लेना, उसके बाद नहीं भूलोगे। तो पैनक्रियाटिक जूस पूछा ना, पहले तो लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, क्विक रिवीजन है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ लिखते रहो जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं है, यहाँ से फटाफट साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, और फिर अपने नोट्स रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस तभी होंगे जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आते होंगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज है पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, ये है हमारा लिवर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, लिवर से एक डक्ट आती है जो पैनक्रियाज में खुलती है, लिवर से एक डक्ट यानी पाइप से आती है जो पैनक्रियाज में खुलती है, उसका नाम है हिपैटिक डक्ट। भूल जाओ जो भी तुम्हें पता है, बस अभी ये याद रखना। पैनक्रियाज के अंदर भी एक डक्ट बनी हुई है, इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। लिवर से आके जो डक्ट खुली पैनक्रियाटिक डक्ट में, अब इसके बाद जो सॉल्यूशन जाएगी यहाँ से, मार्कर इसमें करते वेट, अब इस पॉइंट से लिवर की भी सॉल्यूशन जाएगी और पैनक्रियाज की भी सॉल्यूशन जाएगी, तो इस वाले रीजन को हम स्पेशल नाम देते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लिवर वाली की भी सिक्रीशन आ जाएगी, पैनक्रियाज की भी आएगी, हिपैटोसाइट्स लिवर के सेल्स को कहते हैं, इसलिए हिपैटिक वर्ड आता है। ये जगह खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, कहाँ पर, ड्यूोडेनम वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ आके खुलता है और खुलने के टाइम पे एक लगा होता है वॉल्व, स्पिंचर लगा होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लगा हुआ स्पिंचर, ठीक है। तो ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं खुलती, स्पिंचर को क्रॉस करती है, और स्पिंचर का नाम है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडी, कार वाली ओडी हमने कहाँ पढ़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, पैनक्रियाज के आगे रखी हुई थी, ठीक है, यहाँ से इसको याद रख लेना है। ये हो गया स्पिंक्टर वाला कॉन्सेप्ट। अब
जो पैनक्रियाज होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ऑर्गन होता है। एक्सोक्राइन का मतलब है अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में छोड़ना, और एंडोक्राइन का मतलब है अपनी सिक्रीशन को सीधा ब्लड में छोड़ देना, कोई डक्ट वक्त नहीं होती। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो इसका होता है, एक्सोक्राइन पार्ट ये वाले सेल से बनकर बना है, ठीक है। तो ये गुगड़ू गुगड़ू से जो सेल्स है ये है एसिनाई सेल्स। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो पैनक्रियाज का है उसमें एसिनाई सेल्स जैसे इस डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट में अपनी सॉल्यूशंस को डालते हैं। इनकी सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, HCO3 नेगेटिव वाटर होता है। बार कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, मीडियम को थोड़ा बेसिक करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रख लो। एसिनाई सेल एक्सोक्राइन में थे। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है, छोटे छोटे जो मैंने बनाया ना, ये एंडोक्राइन से, एंडोक्राइन वाले सेल्स है। इनका स्पेशल नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहन। आइलेट ऑफ लैंगरहन स्पेशल नाम है पैनक्रियाज के अंदर उन सेल्स का जो एंडोक्राइन है सिक्रीशन में, मतलब अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन, जो एंडोक्राइन ऑर्गन सिक्रीट करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। कहाँ सिक्रीट करते हैं, सीधा ब्लड में। क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन। इसके डिस्कशन हम हार्मोन वाले चैप्टर में करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए याद कर लो, आइलेट ऑफ लैंगरहन का काम है इन तीनों की सिक्रीशन करना, ठीक है। अब जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन होता है ना, जो डक्ट के थ्रू डाल रहा है, इसके अंदर सब कुछ जो इंटेस्टाइन में जाएगा, खाने के डाइजेशन में जिसका रोल है, मेन सीधा सीधा रोल है एक्सोक्राइन वाले पोर्शन का है। एसिनाई सेल्स के अंदर से निकलने वाले एंजाइम्स का है। कौन से एंजाइम से क्रिएट करता है ये, पैनक्रियाज, प्रोटीएसिस, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, न्यूक्लियेसिस। प्रोटीएसिस का मतलब है वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ देंगे। पैनक्रिएटिक अमाइलेज का मतलब है अमाइलेज, सेल्यूलर अमाइलेज था ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था। पैनक्रिएटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, वहाँ से टूटे हुए जो बचे थे ना, 30% मुंह में हो गए डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बाकी के 70% जो बचे वो ये तोड़ देगा। कहाँ पर तोड़ेगा, पैनक्रियाज की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूटेनम में खुलती है, तो यहाँ पर तोड़ेगा। पैनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब फैट, लिपिड, लिपिड को, अब लिपिड की तो ब्रेकडाउन वैसे भी स्टमक में ज़्यादा हुई नहीं थी, यहाँ पर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और न्यूक्लियसिस, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, डीएनए, आरएनए, तुम प्लांट्स खाओ, तुम एनिमल खाओ, सबके अंदर सेल्स है, सेल के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल है, तो वो कहाँ जाता है, उनकी भी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो तुमको याद रखना है वो ये कि प्रोटीएसेस होते हैं ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोइलेस्टेसिस। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम्हें क्या याद रखना है, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलता। जिन 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 वर्ड लगा हुआ है ना, GEN, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिए जाते हैं तो एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, जिन 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 वाले इनएक्टिव है, काइनेज एक एंजाइम होता है जो स्पेसिफिकली ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम को चेंज करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। यहाँ पर ट्रिप्सिन जैसे एक्टिवेट होता है वो बाकी सबको उनकी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। ये कथा थी जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में निकले पैनक्रियाज से, एंटीरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा था, उसने ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज कर दिया, एक्टिव एंजाइम में चेंज कर दिया, करेंगे सब प्रोटीन की ही ब्रेकडाउन, ठीक है। जो प्रोटीन स्टमक में टूटा, बाकी का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगा, लेकिन बाकी की एंजाइम की एक्टिवेशन ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्सी हमारी स्टमक के अंदर आती थी, स्टमक में अपन ने पेप्सी पी थी, उसके बाद ट्रिप्सिन आएगा, तो तुम पहले याद रखना, पहले पेप्सी आएगी उसके बाद ट्रिप्सिन आएगा, बस इतना सा था। तो देख लिया हमने, रट्टे वाला क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा बस याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अमाइलेज। अच्छा चलो ये हो सकता है पेप्टिडेज, पेप्सी वाली चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, स्टमक के अंदर। ये क्वेश्चन ये आ गया ना, यही गलत हो गया, अमाइलेज पेप्सिन गलत, पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, ग्रेनिन गलत। तुम्हें ये नहीं भी पता ना, तुम्हें पेप्सिन वर्ड से याद हो जाता, पेप्सी अगर तुम्हें स्टमक में याद रही होती ना तो इसी से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अगर तुम्हें नहीं भी सारे कॉम्पोजिशन याद है, तुम्हें इतना याद रहेगा ना, एक भी सही से याद रहेगा, स्टमक वाला भी याद रह गया होता, तब भी बाकी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाते हैं और सही ऑप्शन फोर्थ है ये तुम्हें पता चल जाता है। तो कभी कभार सब चीज़ें याद नहीं होती है, थोड़ा सा शार्पली क्वेश्चन को करना होता है। इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें गैस्ट्रिक जूसेस भी याद होते ना, उसके बेसिस पे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स है, तो ये सवाल आसान होगा, आइए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओहो नॉट आ गया, अंडरलाइन कर लो इसको, ये तो लाइन लिखी है बताओ। और अगर ऑनलाइन पेपर है तो पेज पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 30, उसके अच्छे नॉट करेक्ट, भैया मुझको याद नहीं करना है। अब पहली स्टेटमेंट,
Brunner's gland are present in the submucosa of stomach and secrete pepsinogen. स्टमक में था ब्रूनर्स ग्लैंड, याद है कुछ स्टमक में? इंटेस्टाइन में पढ़ा था हमने ब्रूनर्स ग्लैंड, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। इतना याद है कि स्टमक में नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते मेरे को पता चल गया कि ये तो गलत है, ढूंढ में गलत ही रही हूँ, आंसर मिल गया। लेकिन लॉन्ग स्टेटमेंट से कभी कभार हम गलत पढ़ लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नंबर नहीं दबा सकती, एक बार रीड कर लेती हूँ। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस। बिल्कुल सही है, गॉबलेट सेल बड़े होते हैं इंटेस्टाइन में और म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ये ठीक है। नॉट ढूंढना है मुझे, नहीं मिला। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक एंड सीक्रेट HCl। HCl स्टमक में ही सीक्रेट होता है और कौन करते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स, और इनको हम कहते हैं, और क्या नाम है इनका? पेप्टिक सेल्स, पेरिएटल सेल्स। HCl सॉलिड सा था ना, तो हमने सिंगल पी से याद किया था इसको, पेरिएटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स की जगह पेरिएटल सेल्स भी लिखा होता तब भी स्टेटमेंट सही थी। एसिनाई आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। बिल्कुल सही, एसिनाई वर्ड ही हमने पैनक्रियाज के अंदर पढ़ा था जब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन वाले रीजन पढ़ रहे थे, ये भी सही है। तो बिल्कुल सही था हम स्टार्टिंग में कि ब्रूनर ग्लैंड ही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोकेशन ही गलत बताई है और फंक्शन भी गलत बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। चल आगे चलते हैं। इसमें 2 पॉइंट भी मिल जाए हमें तो भाई आंसर निकल जाता है। 2 पॉइंट भी तुम्हें सही पता हो तो, बाकी भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना लेंथी क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, यही है फंडा। मैच करने हैं हमें A से B, ठीक है। और फिर हमें नीचे क्या पढ़ना है? सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ये पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, तो इसको ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पर हो सकता है तुम बर्बाद हो जाओ इसमें अगर इनकरेक्ट लिखा हो तो, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बोल्ड वगैरह आता है लिखा हुआ, पर पता नहीं होता ना बर्बाद किस्मत का, तो देख लेना करेक्ट पूछ रहा है ये। तो नीचे की कथा, इसके साथ मत खेलना बैठ के, फिर हो गया ये क्वेश्चन, ऊपर खेलना है, ऊपर सॉल्व करना है इसको। क्रिप्स, अरे मैंने वर्ड ही एक की जगह सुना है, क्रिप्स ऑफ लिम्बरहंट। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? क्रिप्स ऑफ लिम्बरहंट, कुछ याद है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरे हिसाब से तो ये है, देखो ए फॉर एप्पल। क्लॉसिस कैप्सूल, अरे एक ही जगह पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैप्सूल वर्ड आया था लिवर सेल्स के पास, तो बी का होना चाहिए, 4th का बी, इतना बहुत है। तुम्हें कुछ और है? नहीं तो तुम, चलो इसको छोड़ो, मान लो तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए क्योंकि देखने में ना थोड़े कंफ्यूजिंग है। क्रिप्स और आइलेट्स छोड़ दो, हमें नहीं पता था ये वाला। चलो ब्रूनर ग्लैंड ढूंढ लेते हैं। ब्रूनर ग्लैंड तो हमें याद ना, ड्यूडेनम में था सिर्फ। डी का स्मॉल इंटेस्टाइन में मत लिख देना, उसके अंदर भी ड्यूडेनम में स्पेसिफिक पॉइंट दिया है ना, तो ड्यूडेनम करोगे। अगर नहीं दिया होता ड्यूडेनम तो फिर तुम स्मॉल इंटेस्टाइन करते। तो हमें बताया किसका आंसर बताया हमें? बी का 4th। नीचे आओ, सीधा बी पे जाओ। बी का 4th किस पे दिया हुआ है? इन दोनों पे बी का 4th दिया है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला और तीसरा ऐसे ही गलत, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, काट दो भैया इसको, इन दोनों पे फोकस करो। सेकंड क्या बताया हमें? कि 4th, अरे बी का तो करा मैंने, सॉरी डी वाला पता हमें, तो डी का सेकंड, तो डी का सेकंड इस पे है, ये रहा। मिल गया तुम्हें? दिस इज द करेक्ट आंसर, 3rd ऑप्शन। 2 से निकल गया, फिर भी करना चाहते हो वेरीफाई तो कर लो, मना क्या कर रही हूँ मैं, पर 2 से निकल गया। ऐसे नहीं करते ही, ठीक है। पहले एक ऑप्शन से अपने 2 ऑप्शन तुम फिल्टर कर लोगे, मतलब तुम्हें एक पता था ना आंसर, उससे तुमने फिल्टर कर लिया कि किस किस में वो आंसर आया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन तक तुम गए तो तुम्हें आंसर ही मिल गया अपना। जनरली 3rd स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ जाए तो देख लेना।